Good morning, students. Now we started our new topic, Wheatstone bridge, and continue our chapter 6, electric circuit. So our new topic is Wheatstone bridge. What is the Wheatstone bridge? सबसे पहले हम Wheatstone bridge की बात करते हैं. Wheatstone bridge क्या है? तो it is a device which are used for evaluating the value of the unknown resistance. Unknown resistance की value evaluate करने के लिए हम जिस device को use में लेते हैं, this device is called the Wheatstone bridge. Wheatstone bridge के अंदर 4 resistances होते हैं and these 4 resistances are connected in rhombohedral shape, and it connected with a galvanometer and a cell. Okay, and this device is used to determine the unknown resistance. तो अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन के अंदर मैं साथ साथ आपको बताता चलूंगा कि कौन सी चीज क्या है. तो सबसे पहले हम 4 रेजिस्टेंसेस की बात करते हैं. तो यहाँ पर 4 रेजिस्टेंसेस हैं. These are the 4 resistances. Okay, this is P, this is Q, this is R, and this is S. These are 4 resistances which are connected in the rhombohedral shape, and P, Q, R is the known resistance and S is unknown resistance which we want to evaluate it. Okay, the fifth arm which are common in between these 2 resistances are connected with a galvanometer and a key. So this is a galvanometer and this one is key. K. Okay, या K2 भी बोल सकते हैं इसको. This one is K2. These are connected with galvanometer and key K2. Now this rhombohedral named A, B, C, D. This A and C terminal are connected with a cell of EMF epsilon and a key K1. ठीक. तो here we see that the construction of the Wheatstone bridge in which the 4 resistances PQRS connected as rectangle ABCD in between A and C, a cell of EMF epsilon and key K1 is connected, where as in between point B and D a galvanometer and the key K2 are connected. PQR are the known resistances and S is unknown resistance. तो this is the construction of the Wheatstone. अब बात करते हैं हम इसकी वर्किंग की. तो पहले वर्किंग प्रिंसिपल की हम बात करते हैं. तो यहाँ सबसे पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखना है. तो जब हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम क्या देखते हैं. सपोज समझिएगा ध्यान से, यहाँ से करंट चल रही है I. ये करंट इस बैटरी के पॉजिटिव से स्टार्ट हुई एंड कहां पे पहुंची A पे. A पर दिस करंट डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, दिस वन एंड दिस वन. दिस इज I1 एंड दिस इज I2. Okay, now this current I1 reaches at B and I2 reaches at D. तो अगेन करंट को 2 पार्ट में डिवाइड होने का मौका मिल गया. ओके, तो अब करंट कौन सी डिवाइड होगी ये डिपेंड करेगा पोटेंशियल पे. जिस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा उस पॉइंट से करंट डिवाइड होगी और जिसका पोटेंशियल कम होगा उसकी करंट कम डिवाइड होगी. तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि VB ग्रेटर देन अगर VD है तो उस कंडीशन में करंट कौन सी डिवाइड होगी, B पॉइंट वाली. तो ये करंट पहुंची यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई. तो जो गैल्वेनोमीटर की ओर करंट गई उसको तो नाम दे दिया हमने IG. जो गैल्वेनोमीटर की ओर करंट गई वो तो IG. अब IG किस में से गई है, I1 में से. तो I1 में से गई तो रिमेनिंग करंट कितनी रही, I1 माइनस IG, क्योंकि I1 यहाँ पहुंची, इसमें से IG इधर चली गई तो रिमेनिंग कितनी रही, I1 माइनस IG. अभी I2 यहाँ पहुंची, I2 यहाँ पहुंचेगी, ऊपर से कौन आ रही है, IG. तो ये IG I2 में मिलेगी तो टोटल कितनी हो गई, I2 plus IG. This I2 plus IG and I1 minus IG meeting at C. C पर जैसे मिलेगी IG से IG कैंसिल हो जाएगा, वापस I1 plus I2 मिलकर क्या बन जाएगा I. तो this is a complete
करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस सर्किट, वेरी सिंपल। ओके, अब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं कि व्हेन की K1 एंड K2 आर सिचुएटेड आर स्विच्ड ऑन देन करंट I इज डिवाइडेड। जो हम इसमें डायग्राम में देख रहे हैं वही हम पढ़ रहे हैं कि जब K1 और K2 को हम ऑन कर देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, तो करंट I1 एंड I2 में डिवाइड हो जाती है एट पॉइंट A। पॉइंट ए पर ये I1 एंड I2 पे डिवाइड हो जाती है। एट पॉइंट B एंड D दिस करंट वंस अगेन फाइंड टू पार्ट्स। यहाँ पर B और D में ये करंट वापस टू पार्ट्स को फाइंड आउट करती है। तो अब हम तीन कंडीशंस लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। थ्री कंडीशंस हम यहाँ पर लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन व्हेन VB ग्रेटर देन VD। अगर VB ग्रेटर देन VD है देन पार्ट ऑफ I1 पासेस, I1 पार्ट पास करेगा क्योंकि ज्यादा पोटेंशियल है। I1 पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन पाथ B D, ठीक है, ये यहां से आया तो B D C एंड इफ VB लेस देन VD तो D B C I2 पार्ट जाएगा, ठीक है। और अगर VB इक्वल्स टू VD हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर पोटेंशियल सेम होता है तो हमारा फिनोमेना क्या कहता है कि इफ द पोटेंशियल बिकम्स सेम देन देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज एट वन पॉइंट टू अनदर। तो जब ट्रांसफर ऑफ चार्ज ही नहीं होगा तो करंट फ्लो ही नहीं होगी, और करंट फ्लो नहीं होगी तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो आ जाएगा। क्लियर है? अगेन डिफाइन करता हूं। फर्स्ट वन VB ग्रेटर देन VD लिया, पोटेंशियल इसका ज्यादा है, I1 टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, करंट का वही क्या रहेगा B D और C। अगर VB लेस देन VD हो गया तो I2 डिवाइड होगी, तो करंट का पाथ क्या होगा DB C। अगर VB इक्वल VD हो गया, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, देयर इज नो करंट, सो देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो इसे हम कहते हैं जीरो डिफ्लेक्शन सिचुएशन। तो इसको हम बोलेंगे जीरो डिफ्लेक्शन सिचुएशन या फिर बैलेंस कंडीशन। इसको हम नाम देंगे बैलेंस कंडीशन। ओके, एंड दिस सर्किट इज आल्सो कॉल्ड द ब्रिज सर्किट। इस सर्किट को हम ब्रिज सर्किट भी कहते हैं। दिस सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रिज सर्किट। तो अब हमारा मेन एम क्या है? हमारा मेन एम है यहाँ बैलेंसिंग कंडीशन निकालना। Wheatstone ब्रिज से बैलेंसिंग कंडीशन निकालना और फिर उस बैलेंसिंग कंडीशन की हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। ओके, तो हम यहाँ पर बैलेंसिंग कंडीशन निकालते हैं। तो बैलेंसिंग कंडीशन के लिए देखिएगा, फॉर बैलेंसिंग कंडीशन VB इक्वल्स टू VD। अगर VB इक्वल्स टू VD हो गया तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, IG इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। VB इक्वल्स VD के केस में IG इक्वल्स टू जीरो। अब समझिएगा, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं, VA माइनस VB इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और VA माइनस VD इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिएगा VA माइनस VB इक्वल्स टू VA माइनस VD, ठीक है। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हम ले रहे हैं VA माइनस VB एंड VA माइनस VD। तो जब यहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं तो सबसे पहले VA माइनस VB, तो पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ से क्या होता है V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ करंट कौन है I1 और तो रेजिस्टेंस कौन है P, तो ये हो गया तुम्हारा I1P, और इधर VA माइनस VD में करंट है I2, ये हो गया I2R, ठीक है। अगेन VB माइनस VC, ठीक है, और VB माइनस VC एंड VD माइनस VC, ठीक। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस आपस में बराबर होगा। सिमिलरली ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस आपस में बराबर होगा। ओके, बिकॉज द टर्मिनल पॉइंट B एंड D हैव द सेम वैल्यू, सेम पोटेंशियल। तो इस पॉइंट से, ये तो कॉमन पॉइंट है ना, तो यहां से यहां और यहां से यहां दोनों का सेम होगा। तो VB माइनस VC, दिस इज करंट कितनी है I1 माइनस IG Q इक्वल्स टू I2 प्लस IG S। ओके, अब IG कितना है बैलेंसिंग कंडीशन में जीरो, तो IG की वैल्यू को यहां पर क्या पुट कर दो जीरो। तो जैसे जीरो पुट करोगे, जीरो पुट करते ही क्या होगा I1Q
इक्वल्स टू I2S, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 में 2 का डिवाइड करते हैं, तो 1 में 2 का डिवाइड किया तो I1 से I1 कैंसिल, P by Q इक्वल्स टू R by S। तो P by Q इक्वल्स टू R by S, दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ Wheatstone ब्रिज। तो दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ Wheatstone ब्रिज। अब यहीं से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। S अननोन रेजिस्टेंस है तो S की वैल्यू फाइंड आउट की हमने, तो इस वे से हम Wheatstone ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, बहुत सिंपल वे है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, थ्योरी और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इसे समझ सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए इसको। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं, Wheatstone ब्रिज पे बेस्ट। तो यहां पर हमें एक क्वेश्चन गिवन है, दिस इज रेजिस्टेंस R, दिस इज अनदर रेजिस्टेंस R एंड दिस इज अनदर रेजिस्टेंस R। ओके, this is R and this is R। ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन समझिएगा, A नेमिंग कर देते हैं इसकी, C D एंड B। ओके, अब हमसे इस क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी बैलेंसिंग कंडीशन होती है तो बैलेंसिंग कंडीशन में जो Wheatstone की फिफ्थ आर्म होती है, फिफ्थ आर्म का मतलब जहां पर गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है वो नल एंड वॉइड हो जाती है, वो एलिमिनेट हो जाती है। रीजन, क्योंकि उसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं होता, तो करंट नहीं फ्लो होने की वजह से उस आर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी सिर्फ अब इस Wheatstone में 4 आर्म रह जाती है, बीच वाली आर्म नेग्लेक्ट हो जाती है और बीच वाली आर्म कॉमन होती है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम यही तलाशेंगे, अगर कोई 5 रेजिस्टेंसेस ग्रुप आपको दे दिया है तो उस ग्रुप में सबसे पहले आप ये सर्च करेंगे कि एक ऐसी आर्म कौन सी है जो दोनों में कॉमन है। तो अगर हम ध्यान दें तो ये वाली आर्म, ये आर्म इन दोनों और इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसका एक सर्किट मैं वापस बना सकता हूं, कैसा, Wheatstone की हेल्प से। दिस वन, इस सर्किट को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, अब मुझे क्या देखनी है, सबसे पहले बैलेंसिंग कंडीशन। अगर मेरी बैलेंसिंग कंडीशन P by Q इक्वल्स टू R by S फॉलो हो रही है तो इसका मतलब ये पांचवी आर्म से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो बाय बैलेंसिंग कंडीशन P by Q, this is P by Q यानी R by R and this is R by S, तो ये हो गया 1 इक्वल्स टू 1, यानी मेरी बैलेंसिंग कंडीशन फॉलो हो रही है, दोनों आपस में बराबर है। दोनों आपस में बराबर हैं तो ये जो बीच वाली आर्म है, ये बीच वाली आर्म क्या हो गई, यहाँ से एलिमिनेट हो गई। ओके, अब ये बीच वाली आर्म अगर एलिमिनेट हो गई तो इन ACB कौन से कंडीशन है, अगर ये पांचवी आर्म में यहां से एलिमिनेट कर देता हूं, दिस आर्म विल बी एलिमिनेटेड, तो उस कंडीशन में अब मैं अगर यहां ध्यान दूं तो ये आपकी सीरीज है, सीरीज है तो ये क्या हो गई, और अगर मैं ले लेता हूं ADC ADB
ठीक है, तो अब ये सीरीज और ये दोनों आपस में पैरेलल, तो 1/r तो उसमें जब सॉल्व करेंगे हम तो r dash इक्वल्स क्या आ जाएगा r। तो बहुत सिंपल मेथड है व्हीटस्टोन का, कोई खास बात नहीं है, सिर्फ आपको बैलेंसिंग कंडीशन को देखना है और बैलेंसिंग कंडीशन को देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इजी गोइंग वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई फिफ्थ आर्म ग्रुप आपको दिया हुआ है तो फिफ्थ आर्म ग्रुप में सबसे पहले आप इस सर्च करेंगे कोई ऐसी साइड, कोई ऐसी आर्म तो नहीं है जो कॉमन हो 4 में, और अगर वो कॉमन है तो डेफिनेटली फिर वहां पर हम व्हीटस्टोन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बाय किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ से हमें बैलेंसिंग कंडीशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए डायग्राम बनाते हैं वापस भाई। वही करंट आई, ओके, ये करंट आई फ्लो हुआ। करंट आई फ्लो होने के बाद में यहां पर ये गया आपका I1, ये गया I2। दिस करंट I डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, ये इधर गया IG, यहां गया I1 माइनस IG, इधर आ गया आपका I2 प्लस IG। ओके, तो ये आपका सर्किट बन गया। अब किरचॉफ लॉ क्या कहता है? किरचॉफ लॉ के अंदर हम लूप कंसीडर करते हैं। मैंने आपको सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ लॉ बताया था जिसके अंदर लूप कंसीडर करते हैं और फिर हम उसका साइन कन्वेंशन यूज में लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लूप कंसीडर करते हैं, तो लूप फर्स्ट A ये फर्स्ट लूप लिया मैंने, तो सबसे पहले मैं A से B चलूंगा, A से B, ठीक है। तो A से B जब मैं चलूंगा तो A से B में करंट की डायरेक्शन में हूं, तो I1 इंटू P, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट पॉजिटिव चलेगा। ओके, अब B से D की तरफ आते हैं, तो B से D की तरफ करंट कौन है? IG, करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूं और रेजिस्टेंस कितना मान रहा हूं मैं केल्विन मीटर का, कैपिटल G, तो प्लस I1G, D तक पहुंच गया, D से ऊपर गया, D से ऊपर गया तो मैं करंट के अपोजिट जा रहा हूं, तो माइनस I2R इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ओके, नाउ इन लूप सेकंड, अब लूप सेकंड कंसीडर करते हैं, तो लूप सेकंड के अंदर क्या होगा? BCDB, ये हमने लूप ले लिया BCDB, BCDB, B से C चले, I1 माइनस IGQ, C से D चले, अब करंट के अपोजिट हूं, फिर D से B इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बैलेंसिंग कंडीशन के लिए हम क्या कहते हैं? इसको इक्वेशन 1 दे दिया, इसको इक्वेशन 2 दे दिया, तो 4 बैलेंसिंग कंडीशन IC इक्वल्स टू 0। तो बैलेंसिंग कंडीशन में जैसे IC 0 रखोगे तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 यहां IC 0 हुआ तो I1P इक्वल्स टू I2R, इसको उधर भेज दिया, ठीक है, तो माइनस प्लस हो गया, यहां IC 0 हो गया, यहां IC 0 हो गया,
और यहाँ Ig 0 हो गया, तो ये तो पूरी टर्म ही 0 हो गई। यहाँ क्या बचा I1Q, और यहाँ क्या बचा माइनस I2S, सॉरी एस आएगा यहाँ पे माइनस I2S, तो I2S को उधर भेज दिया। ठीक है, तो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या हो गया P/Q इक्वल्स टू R/S। So this is the balancing condition which we evaluated by the Kirchhoff law। तो Kirchhoff law से हमने इस Wheatstone की बैलेंसिंग कंडीशन फाइंड आउट कर ली। ओके बेटा, एक बार देख लें इसको। Okay, now our next topic is मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज होता क्या है, देखिए मीटर ब्रिज इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन। सबसे पहली चीज, मीटर ब्रिज इज अ डिवाइस विच बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन एंड इट इज यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग द अननोन रेजिस्टेंस। जो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए काम में लिया जाता है, दिस डिवाइस इज कॉल्ड द मीटर ब्रिज। ओके, तो सबसे पहली चीज तो 2 पॉइंट हम यहां पर लिख सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, और यूज क्या है, फाइंडिंग अननोन रेजिस्टेंस। तो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए ये काम में आता है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, किसका कंस्ट्रक्शन होता क्या है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं, देखिएगा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में एक वायर होता है एसी। मैं जैसे जैसे थ्योरी बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे बनाता चल रहा हूं इसको। तो मीटर ब्रिज के अंदर पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज कहते क्यों हैं, क्योंकि इसके अंदर 1 मीटर लॉन्ग वायर काम में आता है, इसलिए इसको मीटर ब्रिज कहा जाता है। तो यहां पर हम मीटर ब्रिज के अंदर एक वायर लेते हैं 1 मीटर लॉन्ग, जो मिक्स्ड अलॉय कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, 1 मीटर लेंथ का होता है। तो ये सबसे पहले मैंने AC 1 मीटर लॉन्ग वायर लिया, जो किसका बना हुआ है, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का। ठीक है, किस पर फिक्स्ड होता है, ये एक वुडन बोर्ड पर फिक्स्ड होता है, और इस वुडन बोर्ड पर इसी वायर के पैरेलल एक स्केल लगा हुआ होता है 1 मीटर लॉन्ग। ये 1 मीटर लॉन्ग स्केल लगा हुआ होता है एसी के पैरेलल। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये एक वुडन बोर्ड पर कसा हुआ होता है, वुडन बोर्ड के ऊपर पूरा टाइटली बाउंडेड होता है। ओके, अब देयर आर 2 एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप्स विच रिमेन्स फिक्स्ड। अब यहां पर एल शेप कॉपर स्ट्रिप होती हैं, देखिएगा ये एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप which remains fixed, जो फिक्स्ड होती है। ठीक है,
तो एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप होती है जो फिक्स्ड होती है, और इनके बीच में एक आई शेप्ड स्ट्रिप होती है। ये इनके स्क्रू हैं, तो दो एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप हो गई और इनके बीच में एक आई शेप्ड की एक स्ट्रिप होती है जिनमें स्क्रू फिक्स्ड होते हैं। ओके, अब यहां पर हम ये कहते हैं कि जो फर्स्ट गैप है, ये जो फर्स्ट गैप है, इस फर्स्ट गैप के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड होता है। यहां से वायर के साथ में रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर देते हैं। व्हाट इज द रेजिस्टेंस बॉक्स? रेजिस्टेंस बॉक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस नॉन रेजिस्टेंसेस, जिसमें एक ही डिब्बे के अंदर बहुत सारे नॉन रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं, 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, इस तरह से। तो नॉन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड। ओके, अब जो एनोदर गैप होता है, उस एनोदर गैप के अंदर एक अननोन रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो इसको हम R कह सकते हैं, इसको हम S कह देते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो आई शेप्ड स्ट्रिप है, उस आई शेप्ड स्ट्रिप के सेंटर से एक वायर चलता है, उस वायर से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है। ठीक है, और इस गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड से एक जॉकी कनेक्टेड होता है। अभी जॉकी क्या होता है? जॉकी एक पेन नुमा शेप का डिवाइस होता है जो वायर के ऊपर स्लाइड किया जाता है। पेंसिल नुमा कह सकते हैं, पेन नुमा कह सकते हैं। तो पेन जैसा एक डिवाइस होता है जिसे हम वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो डी पॉइंट है, जो यहाँ पर डी पॉइंट है, उस डी पॉइंट से क्या होता है? दिस इज द डी पॉइंट, हम इसको नाम दे सकते हैं डी। तो इस डी पॉइंट से एक वायर निकलता है, ये वायर गैल्वेनोमीटर से टच होता है, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से ये जॉकी से जाकर कनेक्ट हो जाता है। ओके, अब जहां पर ये कनेक्ट होता है उस पॉइंट को हम बी बोल देते हैं। इसको हमने क्या बोल दिया? बी। ठीक है, यहां तक का काम पूरा हो गया। इसके बाद में यहां पर जो ए और सी है, इस ए और सी के एंड्स जो होते हैं वो एक बैटरी से, क्योंकि इलेक्ट्रिक सप्लाई तो देनी पड़ेगी हमें सर्किट के अंदर, तो यहां पर ए और सी जो होते हैं वो एक बैटरी से, जिसका ईएमएफ होता है एप्सिलॉन। ठीक है, बैटरी के साथ साथ एक की से और एक रियोस्टेट से ये कनेक्टेड होते हैं। ठीक, तो ये पूरा का पूरा आपका एक सर्किट होता है। यहां से करंट आई चलता है, ये आई इसमें से होता हुआ इस तरह से यहां से क्रॉस होता है। तो ये पूरा का पूरा एक आपका सर्किटल अरेंजमेंट हो गया, जिस सर्किटल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये मीटर बेस वर्क करता है। ओके, अब वर्किंग क्या है इसकी वर्किंग में हम देखते हैं वर्किंग में क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? की के को क्लोज करते हैं। की के को क्लोज कर दिया हमने, की के को क्लोज करके 1 ओम रेजिस्टेंस हम रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालते हैं। 1 ओम रेजिस्टेंस किससे निकाला? रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालते हैं, और जॉकी को इस एंड और इस एंड पर टच करते हैं। यानी एक बार जॉकी को, जैसे सपोज दिस इज जॉकी, तो इस जॉकी को ए पर टच करते हैं और सी पर टच करते हैं। अगर ए और सी पर टच करने पर जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है वो बोथ साइड आता है। बोथ साइड आने का मतलब क्या हुआ कि अगर तुमने लेफ्ट साइड पे टच किया है, ए पॉइंट पे टच किया है, तो गैल्वेनोमीटर इधर चला जाएगा, और अगर सी पर टच किया तो गैल्वेनोमीटर उधर चला जाएगा। अगर ये बोथ साइड डिफ्लेक्शन शो करता है, इसका मतलब आपका सर्किट करेक्ट है, आप वर्किंग प्रोसेस में आ सकते हो। ठीक है, तो पहले 1 ओम रेजिस्टेंस निकाला, की के को क्लोज्ड किया और जॉकी को दोनों एंड्स पे टच किया, देन यू सी दैट द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर अराइजेस बोथ साइडेड, दैट मींस योर सर्किट इज करेक्ट। ये आपका प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आता है। ओके, अब हम क्या करते हैं? जॉकी जे को स्लाइड करना स्टार्ट करते हैं। कहां से स्लाइड करते हैं? ए पॉइंट से हम स्लाइड करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ए इज द हायर पोटेंशियल पॉइंट। तो ए पॉइंट से हम जॉकी को स्लाइड करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे हम जॉकी को स्लाइड करते जाएंगे वायर पे, वैसे वैसे जो गैल्वेनोमीटर की नीडल इस साइड थी वो धीरे-धीरे इस तरह से मूव करती जाएगी और एक पॉइंट पर आकर जीरो पर आ जाएगी। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये जीरो पर आ गई, जैसे सपोज बी पॉइंट पर जॉकी पहुंचा और जॉकी पहुंचते गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कितना आ गया? 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस जगह पर बी और डी का पोटेंशियल सेम हो गया।
तभी तो गैल्वेनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन जीरो आएगा। तो बी और डी का पोटेंशियल सेम हो गया, यानी इस जगह पर हमें बैलेंसिंग कंडीशन गेन हो गई और इस बी को हम कौन सा पॉइंट कहते हैं, नल पॉइंट कहते हैं। इस बी को हम बोलते हैं नल पॉइंट। तो अब लेंथ टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक तो हो गई आपकी ए बी और एक हो गई आपकी बी सी, ठीक है। तो लेंथ टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब इसको तो बोल दिया मैंने यहां से यहां तक की लेंथ को तो एल, और ये वाली लेंथ हो गई 100 माइनस एल। वाई आई से 100 माइनस एल, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर एक लेंथ एल हो गई तो रिमेनिंग लेंथ क्या हो गई, 100 माइनस एल। इस वाले पार्ट को मैंने बोला पी और इस वाले पार्ट को मैंने बोला क्यू, ठीक है। मैंने इसको पी और क्यू में डिवाइड कर दिया। तो अब मेरी बैलेंसिंग कंडीशन क्या है, P upon Q equals to R upon S. This is our balancing condition. Okay? तो सबसे पहले इस P की वैल्यू निकालते हैं। P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, रेजिस्टेंस को। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है R equals to रो L by A, ठीक है। तो यहां से मैं P की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, तो R की जगह P ले लिया मैंने। रो इज द रेजिस्टिविटी। तो अगर मटेरियल एक ही तार अगर एक ही मटेरियल का बना हुआ है तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बिकॉज द रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड नेचर ऑफ मटेरियल इज सेम, सो रो वैल्यू इज आल्सो सेम। तो रो इनटू एल बाय ए, बिकॉज जो तार वायर हमने लिया है वो वायर एक ही मोटाई का है, एक ही थिकनेस का है, तो एरिया में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो P हो गया। इसी तरह Q देखते हैं, Q रो तो होगा वही, लेकिन इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 100 माइनस एल बाय ए, यही होगी, क्योंकि Q के लिए लेंथ कितनी है, 100 माइनस एल। अब इस बैलेंसिंग कंडीशन में इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा रो एल बाय ए अपॉन रो इक्वल्स टू आर बाय एस। तो रो कैंसिल, ए कैंसिल। तो अब S की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो S की वैल्यू क्या आ गई, इनटू आर। तो ये जो S की वैल्यू आपकी निकली है, ये आपकी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकली है। तो यहां पर हम लेंथ L की वैल्यू को पुट करके अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मीटर ब्रिज। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो मीटर ब्रिज है वो मीटर ब्रिज का जो सेंसिटिव पार्ट है, यानी फॉर सेंसिटिविटी ऑफ मीटर ब्रिज वैल्यू ऑफ आर, मतलब जो हम आर की वैल्यू निकाल रहे हैं वो इस तरह से निकाले हैं उसको सेंसिटिव बनाए रखने के लिए कि उस मीटर ब्रिज के मिड पॉइंट पर, मतलब वायर के मिड पॉइंट पर हमें जीरो डिफ्लेक्शन गेन हो, अगर हमें मीटर ब्रिज को मोर सेंसिटिव बनाकर रखना है तो। ओके, अब हम लिमिटेशंस पे आते हैं। लिमिटेशंस मतलब ड्रॉबैक भी कह सकते हैं, हम प्रिकॉशंस भी कह सकते हैं मीटर ब्रिज की। तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखनी है, तो सबसे पहले प्रिकॉशंस, द कॉपर स्ट्रिप्स हैव सम रेजिस्टेंस। जो आप ये एल शेप की कॉपर स्ट्रिप ले रहे हो, इनका खुद का कुछ सेल्फ रेजिस्टेंस होता है, और सेल्फ रेजिस्टेंस की वजह से ये जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा उस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ एरर क्रिएट कर देती है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों पार्ट्स को इंटरचेंज करते हैं, और इन दोनों पार्ट्स को इंटरचेंज करके एक बार पहले इसको इधर लगाया, इसको इधर लगाया, बैलेंसिंग लेंथ ले ली, और फिर एक बार जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स को यहाँ ले गए और एस को यहाँ लिया, बैलेंसिंग लेंथ निकाल ली, फिर रेजिस्टेंस बॉक्स को यहीं रहने दिया, एस को यहीं रहने दिया, बैलेंसिंग लेंथ निकाल ली, फिर दोनों का एवरेज ले लिया। तो ऐसा करने से क्या होता है कि अगर कुछ एरर है भी तो दोनों तरफ रेजिस्टेंस को चेंज करने की वजह से वो एरर रिमूव हो जाती है या मिनिमाइज हो जाती है। ओके, सेकंड हम कह रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, जो यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर वायर क्या होते हैं, कसे हुए होते हैं ए और सी पॉइंट पे। तो कसने का मतलब क्या है कि वायर कुछ रैप्ड होगा तो उसकी लेंथ 1 मीटर से थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि घुमाने के लिए आपको कुछ ना कुछ वायर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। एल जैसे ही चेंज हुआ आर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रिकॉशन मतलब इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम मीटर ब्रिज की प्लेस पर कैरी फॉस्टर ब्रिज को यूज में लेते हैं। कैरी फॉस्टर ब्रिज को हम यहाँ पर काम में लेते हैं। उसके अंदर क्या होती है, मतलब क्लिप होती है, उस क्लिप से उनको वायर्स को यूं पिंच कर दिया जाता है, तो उसमें एक्स्ट्रा वायर की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तीसरा चीज ये है कि अगर हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो हम किसी भी वायर के अंदर ज्यादा टाइम तक करंट फ्लो नहीं कर सकते। रीजन, जितनी ज्यादा टाइम तक आप करंट फ्लो करोगे वायर गर्म होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंजेस आ जाएगा। नेक्स्ट वन है डू नॉट स्लाइड, जो कि को हम कभी भी वायर के ऊपर
रफली स्लाइड ना करें। रफली स्लाइड करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वायर घिस जाएगा तो उस कंडीशन में उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो जगह जगह पर अलग अलग हो जाएगा। और व्हेन द क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी डिफरेंट देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज आल्सो डिफरेंट। तो जोकी को भी हम स्लाइड स्मूथली करें, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि वाई मीटर ब्रिज वायर मेक्स बाय एलॉय। मीटर ब्रिज एलॉय से क्यों बनाया जाता है? तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि मीटर ब्रिज जो है उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो लो होता है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी जो होती है वो हाई होती है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट लो और हाई रेजिस्टिविटी की वजह से इनको हम किससे बनाते हैं? एलॉय से बनाते हैं, क्योंकि अगर कंडक्टर ले लिया तो वो सेंसिटिव हो जाएगा, इमीडिएट रिएक्ट कर जाएगा, जबकि एलॉय में ऐसा नहीं होता। ओके, थैंक यू बेटा। अब नेक्स्ट पोटेंशियोमीटर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ तक रीड कीजिएगा। ओके, थैंक यू।